Children, we will study the topic respiration. Respiration is one of the topic of the chapter life process. Firstly, I will like to tell you that what is life process. ये जो आपका चैप्टर है रेस्पिरेशन, ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आता है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि लाइफ प्रोसेस किसको कहते हैं। लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस हैं which are going inside the living body and is essential for the maintenance of the life. It means कि अगर वो प्रोसेस हमारे बॉडी में ना हो तो फिर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा। तो लाइफ प्रोसेस के कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये मेन लाइफ प्रोसेस कहे जाते हैं। ये इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मान लीजिए न्यूट्रिशन ना हो, अगर न्यूट्रिशन ना हो तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ना करे। सो न्यूट्रिशन इज द लाइफ प्रोसेस। रेस्पिरेशन ना हो, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच वी गेट द एनर्जी। अगर मान लीजिए रेस्पिरेशन नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। दैट एनर्जी इज यूज्ड इन द ऑल द फंक्शंस एंड पर्पसेस गोइंग इनसाइड द बॉडी, तो ऑर्गेनिज्म विल डाई। वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है। जैसे फूड कहीं सिंथेसाइज होता है, जैसे मान लीजिए प्लांट में फूड लीफ में सिंथेसाइज होता है, हम लोगों में फूड एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन में। तो ट्रांसपोर्टेशन किसको कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द फूड फ्रॉम द प्लेस वेयर इट इज एब्जॉर्ब और फ्रॉम द प्लेस वेयर इट इज सिंथेसाइज्ड। तो एक जगह खाना एब्जॉर्ब हुआ या सिंथेसाइज हुआ तो दूसरे पार्ट में जाएगा, ताकि दूसरे पार्ट, दूसरे ऑर्गन, दूसरे सेल्स को भी उस खाने से एनर्जी मिल सके। तो अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा। इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन भी एक लाइफ प्रोसेस है। और एक्सक्रीशन, जिस लास्ट वन, एक्सक्रीशन क्या है कि हमारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस होते रहते हैं एंड इन ऑल द फंक्शंस, in all the metabolic functions waste products are produced। अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए, वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए तो फिर वो हमारे लिए टॉक्सिन बन जाता है, जहर बन जाता है और ऑर्गेनिज्म डाई हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म विल डाई। तो ये डिफरेंट लाइफ प्रोसेस थे, उसमें एक लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के पहले हम लोगों ने पढ़ा है न्यूट्रिशन। तो पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि न्यूट्रिशन किसको कहते हैं। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ intake and utilization of food inside the body. क्या है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय द बॉडी। अब देखिए, जो न्यूट्रिशन होगा, फूड का इंजेक्शन होता है, फूड अंदर लिया हमने, फिर इंजेक्शन के बाद फूड इज डाइजेस्टेड, डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद जो फूड है वो एब्जॉर्ब होगा, फूड विल बी एब्जॉर्ब। फिर जो एब्जॉर्ब फूड है it is transported to the other parts of the body। अब देखिए, जो खाना हमने इंजेस्ट किया वो फाइनली हमारे बॉडी के दूसरे सेल्स में आ चुका है डाइजेस्ट होने के बाद, और
एब्जॉर्ब होने के बाद। अब जब ये फूड एब्जॉर्ब होकर के हर सेल में ट्रांसपोर्ट होकर के आ गया, तो अब क्या होगा, ये फूड जो है ना, द फूड इनसाइड द cells is broken down। जो खाना हमने खाया वो फाइनली हमारे बॉडी के सेल्स में पहुंच गया, और वो खाना ब्रेक होता है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स constituents along with the release of energy। तो जो खाना सेल्स के अंदर ब्रेक हुआ, और जब ब्रेक होता है खाना तो एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसी प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन। तो ये था बैकग्राउंड, दिस वाज द बैकग्राउंड ऑफ द प्रोसेस रेस्पिरेशन, जिसमें द फूड इज ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, तो इन स्टेप्स को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। Respiration is the process of breakdown of food along with release of एनर्जी। अब इसके हम दो एग्जाम्पल लेंगे। पहला है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, it gives carbon dioxide and water plus एनर्जी। ये क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। इसको हम रिएक्शन में से लिख सकते हैं C6H12O6 प्लस 6O2, इट गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो अब ये फूड ग्लूकोज हो, ये फूड फैट हो, या ये फूड प्रोटीन हो, वो ब्रेक होता है सेल के अंदर और एनर्जी लिबरेट करता है, तो उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ब्रेकडाउन ऑफ द फैट में भी है फैट प्लस ऑक्सीजन, it also gives carbon dioxide plus water plus energy. In fact, in the breakdown of the fat, more amount of energy is released. The reason is that in the breakdown of the food, more amount of oxygen is needed, and since more amount of oxygen is needed, the energy released in the breakdown of the food is more. तो ये आपको एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन का। हमारे कोर्स के हिसाब से हम ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को पढ़ेंगे। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में 3 पाथवे होते हैं।
इन द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज 3 pathways आर देयर, और ये हमारे पेपर में अक्सर आता है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. This is pathways of breakdown of glucose. 3 तरह के पाथवे हैं. Firstly, we will see that in aerobic respiration what is the pathway, and then we will see that what is the pathway in anaerobic respiration. Aerobic respiration में ग्लूकोज C6H12O6. अच्छा, एक चीज मैंने अभी आपको बताया था, जो रिएक्शन में हमने देखा कि C6H12O6 प्लस 6O2 इट गिव्स यू 6CO2 प्लस 6H2O. इससे ऐसा लगता है कि रेस्पिरेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है, बट इट इज नॉट लाइक दिस. रेस्पिरेशन में 2 स्टेप प्रोसेस होते हैं. रेस्पिरेशन इज द 2 स्टेप प्रोसेस. पहला स्टेप है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है पायरुविक एसिड में, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस. द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोलाइसिस. और जो दूसरा स्टेप है वो है दूसरा स्टेप, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलोंग विद द रिलीज ऑफ द एनर्जी. पहले स्टेप को ये साइटोप्लाज्म में होता है. द फर्स्ट स्टेप टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, and the second step, that is the breakdown of the pyruvic acid into the carbon dioxide and water, takes place into the mitochondria. That's why mitochondria is called powerhouse of the cell, because the maximum amount of energy is released from the mitochondria. तो रेस्पिरेशन 2 स्टेप का प्रोसेस है. पहला स्टेप ये ग्लूकोज ब्रेक हो गया आपको पायरुविक एसिड में. इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, और इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस. ग्लूकोज इज ए 6C कंपाउंड, और ग्लूकोज जो टूटता है ना इसमें पायरुविक एसिड में, तो पायरुविक एसिड का फॉर्मूला है आपको CH3COCOOH. तो आप देख रहे हैं कि पायरुविक एसिड में 3 कंपाउंड है, 3 कार्बन है, 1, 2 और 3. इट मीन्स द पायरुविक एसिड इज द C3 कंपाउंड, ग्लूकोज इज C6 कंपाउंड. इसका ये मतलब हुआ कि अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड रिलीज होते हैं. और ये कहां होता है? काम साइटोप्लाज्म में. एरोबिक रिस्पिरेशन में जब हमने सांस लिया, ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है, ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर में, हर सेल में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में जो ब्रेक होता है तो सेल्स के साइटोप्लाज्म में. आपको पता है कि साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये सेल है, इज द न्यूक्लियस, और ये जो खाली जगह है इसको मैंने बोला ये हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. और यहां मैं बना देता हूं एक माइटोकॉन्ड्रिया. समझ लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है. तो ग्लूकोज पहले ब्रेक होता है पायरुविक एसिड में, इसको मैंने Pa से डिनोट कर दिया है, पायरुविक एसिड में, और ये पायरुविक एसिड फिर चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में. तो जो पहला स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, और जो दूसरा स्टेप है पायरुविक एसिड,
ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी में ब्रेक होता है। इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो पहला स्टेप है साइटोप्लाज्म में, और जो दूसरा स्टेप है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसको हम बोलते हैं क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल क्यों? क्योंकि ये जो दूसरा स्टेप है दैट इज कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो स्टेप है, इस स्टेप की जो खोज की थी सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने, और उस साइंटिस्ट का नाम है सर हैंस क्रेब, इसीलिए इसको क्रेब साइकिल बोलते हैं। और पहले स्टेप को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, और इसका एक और भी नाम है ईएमपी पाथवे। क्यों? ये हमें 10th लेवल में उतना याद करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ग्लाइकोलिसिस का नाम है ईएमपी पाथवे। ये 3 साइंटिस्ट है, ईएमपी, अर्नस्ट एम फॉर बेरहॉफ एंड पी फॉर पैर्नास, इसलिए इसको ईएमपी पाथवे बोलते हैं। अब हम ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का एक दूसरा पाथवे देखते हैं, दैट इज एनारोबिक। वो एनारोबिक पाथवे है, इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं ईस्ट का और बैक्टीरिया। इसमें भी जो पहला स्टेप है एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, फर्स्ट स्टेप उसमें भी ग्लाइकोलिसिस है, C6H12O6 साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलिसिस, और ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में ब्रेक होगा। और फर्दर ये ईस्ट में क्या होता है फर्दर, this pyruvic acid is not converted or the pyruvic acid does not break into carbon dioxide and water, because जो pyruvic acid CO2 और water में होता है it takes place in the presence of oxygen, but in anaerobic respiration oxygen is not utilized। तो यहाँ पर pyruvic acid आपको चेंज हो जाता है इथाइल अल्कोहल में, C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ये जो है C2H5OH, इसको हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल। ठीक है। और एक तीसरा पाथवे है, वो जो तीसरा पाथवे है, पहला पाथवे आपने क्या देखा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड में, प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। फिर ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हुआ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जो दूसरा पाथवे है वो एरोबिक पाथवे है, एनाएरोबिक पाथवे है, जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होता, ईस्ट में और बैक्टीरिया में होता है। उसमें भी ग्लाइकोलिसिस होता है, पायरुविक एसिड बनता है, और फिर वो पायरुविक एसिड इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तीसरे नंबर पे जो पाथवे आता है दैट टेक्स प्लेस इन आवर मसल सेल्स। देखिए आपने क्या देखा होगा कि कई बार व्हेन वी डू द हेवी एक्सरसाइज, जब हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हाथ या पैर दर्द होने लगता है। इसका रीजन क्या है कि जब हम ज्यादा साइड में बैठ सकते हैं, व्हेन वी डू द हेवी एक्सरसाइज, तो हम क्या देखते हैं कि उस समय हमारा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और उस समय में चाहे हम कितना स्पीड में क्यों नहीं सांस लें, वट एवर आवर स्पीड ऑफ इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, even then whatever amount of oxygen is required by the muscle cells for the energy fulfillment, that amount of oxygen is not reached inside the cell। और जब हम तेज एक्सरसाइज करें, जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन अगर मान लीजिए हमारे मसल सेल्स को नहीं मिलता है,
उतना ऑक्सीजन अगर हमारे मसल सेल्स को नहीं मिलता है, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, आवर मसल सेल्स बिगन टू रिस्पायर एनारोबिकली रिस्पायर करता है। एंड इन दैट केस व्हाट हैपेंस कि इन द सेकेंड स्टेप ऑफ द रेस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, in place of carbon dioxide, water or ethyl alcohol, in our muscle cells there is a formation of the lactic acid. और ये जो lactic acid है वो हमारे मसल सेल्स में जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, और जिसके कारण हमें पेन होता है। तो हम कहते हैं कि there is the occurrence of the cramp in our muscles. But what happens, जैसे मान लीजिए उसके बाद हम 2-3 दिन आराम कर लेते हैं without taking any medicine, even that pain goes. Why? जब हमको sufficient amount of oxygen बाद में मिलता है, तो उसमें फिर वो जो हमारा लैक्टिक एसिड है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थर्ड स्टेप हम देखेंगे इन आवर मसल सेल्स। ग्लूकोज C6H12O6 plus this glucose is converted into the पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड भी चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में प्लस एनर्जी। तो इसमें हमने एक और क्वेश्चन का आंसर किया जो कि हमेशा ही हमारे पेपर में आता है कि जब हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स को पेन करते हैं। तो उसका हम यही जवाब लिखते हैं कि जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे उस समय में हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और उतना ज्यादा ऑक्सीजन जो कि हमें रिक्वायर्ड है वो हमारे सेल्स में नहीं आ पाता है, हमारे सेल्स में नहीं आ पाता है, और हमारे जो मसल सेल्स हैं वो एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, और वो लैक्टिक एसिड हमारे सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है और जिसके कारण हमें पेन होता है। बट लेटर ऑन व्हेन देयर इज अ सप्लाई ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इनसाइड आवर मसल सेल्स, again that lactic acid is converted into the carbon dioxide and water and finally the pain goes. इससे फिर वो दर्द दूर हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि ये 3 पाथवे, पहला, और एक और चीज आपने देखा कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन यूज करते हैं उसमें पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस है। एनारोबिक पाथवे में भी जो पहला स्टेप है वो ग्लाइकोलिसिस है इन द ईस्ट। इन आवर मसल सेल्स आल्सो व्हाट हैपेंस, ये ग्लाइकोलिसिस है। उसका क्या मतलब हुआ कि हम ग्लाइकोलिसिस को कहते हैं कॉमन पाथवे। ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन पाथवे। इस प्रकार हमने देखा कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के 3 हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के 3 पाथवे होते हैं, और ये हमेशा ही हमारे पेपर में आता है, लेकिन उसमें ऐसे उसको डिस्क्राइब करने के लिए नहीं आता है। उसमें क्वेश्चन का क्या फॉर्म होता है क्वेश्चन का वो मैं आपको बताता हूँ। That question is schematically show the pathways of, that is, various
pathways of breakdown of glucose। इसको हम कैसे आंसर करेंगे? अभी हमने क्या किया, तीनों पाथवे का हम लोगों ने अलग अलग किया है। अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। तीनों पाथवे को जब आप डिस्क्राइब करेंगे स्कीमेटिकली, जब आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो ग्लाइकोलिसिस तो चूंकि सब में कॉमन ही है, तो उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ग्लूकोज पायरुविक एसिड, फिर ये पहला पाथवे कर दीजिए आप, ये दिखा दीजिए ईस्ट का एनारोबिक पाथवे पायरुविक एसिड। यहाँ पर ये जरूर लिखना पड़ेगा कि ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसके नीचे स्टेप का नाम लिखिए, ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज में जरूर लिख दीजिए 6C कंपाउंड। क्या लिखेंगे आप? 6C कंपाउंड। और जो पायरुविक एसिड है इसका फॉर्मूला लिखना कभी मत भूलिएगा, CH3COCOH, एंड दिस इज 3C कंपाउंड। फिर ये पायरुविक एसिड ईस्ट में इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और ये भी जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और पायरुविक एसिड का जो कन्वर्जन होगा इथाइल अल्कोहल और CO2 में, वो भी साइटोप्लाज्म में ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज होता है, जिसमें कि ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है। तो यहाँ आप लिख दें इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, फिर बीच में आप एरोबिक वाला डाल दीजिए। We can write down here mitochondria or pyruvic acid is converted into carbon dioxide plus water plus energy। और जो तीसरा पाथवे है इन our मसल सेल्स, मसल सेल्स में आप लिख देंगे लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो ये क्या है? ये एस्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। क्या है ये? दिस इज द एस्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाथवे, वेरियस पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है C3H6O2। तो आपने इस प्रकार से पढ़ा जो ब्रेकडाउन ऑफ द वेरियस पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब एक चीज इस बेसिस पर आप जान गए होइएगा, वैसे ही कि सपोज कीजिए आप लोग को पूछता है, और आप लोग क्वेश्चन पेपर में हमेशा ही आता है कि write the differences between aerobic respiration and anaerobic respiration। Aerobic respiration, anaerobic respiration, aerobic और anaerobic respiration, it takes place in टाइम बता दो, टाइम रखिएगा, in
presence of oxygen, it takes place in absence of oxygen. जो एरोबिक रिस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एनारोबिक रिस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. दूसरा पॉइंट, एरोबिक रिस्पिरेशन में मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज. इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज. तीसरा देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है ना, वो ज्यादा होता है बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जिसमें जितना ज्यादा ऑक्सीजन यूज होता है उतनी ही एनर्जी रिलीज होती है. जैसे इन द ब्रेकडाउन ऑफ द फैट 145 molecule of oxygen is used in the breakdown of the 1 molecule of the fat. In that amount of energy released is much. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होता है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. एनारोबिक में तो ऑक्सीजन यूज नहीं होता है तो कम एनर्जी रिलीज होती है. तो यू कैन राइट इट डाउन इन दिस वे. मोर अमाउंट ऑफ energy is released. Less amount of energy released. और बच्चों, आपने एक और चीज ध्यान दिया होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या एंड प्रोडक्ट है. एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. और एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपने क्या देखा एंड प्रोडक्ट? इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड. या हमारे मसल सेल्स में क्या देखा आपने? लैक्टिक एसिड. तो वो भी एक अच्छा डिफरेंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि एंड प्रोडक्ट्स आर CO2, वाटर प्लस एनर्जी. और एरोबिक में क्या है एंड प्रोडक्ट्स? एंड प्रोडक्ट्स आर इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड एंड और कार्बन डाइऑक्साइड. और एनर्जी तो है. तो इस प्रकार हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन किसको कहते हैं, रेस्पिरेशन क्यों चाहिए एनर्जी रिलीज करने के लिए. रेस्पिरेशन के पहले रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस है क्योंकि बिना रेस्पायर किए कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता. सो respiration is a life process because life processes are those processes which are essential for the maintenance of the life. फिर हमने पढ़ा कि various pathways of breakdown of glucose. ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के हमने 3 पाथवे पढ़े. पहला एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होकर फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. पहले स्टेप को ग्लाइकोलिसिस, दूसरे स्टेप को हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल. अब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, उसमें भी ग्लाइकोलिसिस होता है. ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड इन द साइटोप्लाज्म. देन वो जो पायरुविक एसिड है वो फिर से इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है इन द केस ऑफ ईस्ट और इन द केस ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया. फिर हमारे मसल सेल्स में हमने पढ़ा कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द पायरुविक एसिड और उसके बाद जब कमी हो जाएगी ऑक्सीजन की व्हाइल वी आर डूइंग द हेवी एक्सरसाइज, तो फिर दैट पायरुविक एसिड इन द साइटोप्लाज्म इज कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड. ये 3 पाथवे हैं
उसको जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था उस हिसाब से आप अकॉर्डिंगली वैसे ही आपको रिप्रेजेंट करना है एग्जामिनेशन में। और इस बेसिस पर हमने ये भी जाना कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो फिर इसके आगे number of topics are remaining, so those all topics we will cover in the next class. Thank you.